संविधान क्या है। संविधान क्या है। अगर इसमें हम 2-3 घटक देखें, जैसे पहला घटक है आदर्शात्मक दस्तावेज। आदर्शात्मक दस्तावेज। दूसरा अगर हम कहें तो संविधान जो होगा वो सदैव मूल्ययुक्त होगा। मूल्ययुक्त को अगर हम डिफाइन करें तो जैसे आप कुछ चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जहां संविधान होगा वहां सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक मूल्य होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक मूल्य होंगे। जैसे अमेरिका में संविधान है तो लोकतंत्र है, लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और वहां भी क्या है, आलिखित संविधान है। समझे? तो मूल्ययुक्त तो होगा। दूसरा उसमें ये याद रखना है कि विधि का शासन होगा, विधि का शासन होगा। कुछ अन्य मूल्य भी जिन देशों में संविधान होता है वहां देखने को मिलते हैं, जैसे समता देखने को मिलती है, बंधुत्व देखने को मिलता है। तो 2 केस जरूर होंगे जहां भी संविधान होगा। एक आदर्शात्मक दस्तावेज है, दूसरा मूल्ययुक्त हो। तीसरा जो हमारा संविधान होता है इसमें सरकार के अंगों के कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। हम जानते हैं कि सरकार के अंग जो होते हैं वो सबसे पहले एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के क्या क्या कर्तव्य हैं ये संविधान में लिखे होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के भी क्या क्या कर्तव्य होते हैं ये भी इसमें स्पष्ट होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं विधायिका, विधायिका भी क्या कर्तव्य होते हैं ये भी इसमें स्पष्ट होता है। और चौथी सबसे प्रमुख बात होती है कि इन मूल्यों को, इन कर्तव्यों को, इनकी जितनी भी चीजें सीमांकित होती हैं उन सभी को वहां के नागरिक मानते हैं। तो चौथी चीज ये होती है कि नागरिक स्वयं इन्हें मानते हैं, नागरिक स्वयं इन्हें मानते हैं, स्वयं इन्हें मानते हैं। तो देखिए एक चीज और यहां से समझ लेनी है, थोड़ा आगे जब संविधान बात समझोगे तो ये चीज वहां पर क्लियर होगी। ठीक है, हमने बताया कि आदर्शात्मक दस्तावेज है। इसका मीन्स ये है कि हम आदर्श चीज की कल्पना करते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। उसके कुछ मूल्य जरूर देखने को मिलेंगे। लोकतंत्र, मैंने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र होंगे, लोकतांत्रिक मूल्य होंगे। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक सरकार भी है, राजतंत्रात्मक शासन होने के बावजूद वहां लोकतांत्रिक मूल्य है। समझ? विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ और कैसे स्थापित पता चलता है कि समाज में कुछ और मूल्य, वहां समता देखने को मिलेगी, बंधुत्व देखने को मिलेगा। कर्तव्य हमने बताया कि सरकार के अंगों के निर्धारित होंगे, जैसे न्यायपालिका के क्या क्या कर्तव्य हैं, कार्यपालिका के क्या क्या कर्तव्य हैं और विधायिका के क्या क्या कर्तव्य हैं। बात समझ रहे? ठीक, ये चीजें वहां देखने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि नागरिक इन्हें हमने क्या बताया, स्वयं मानते हैं। वहां पर उन्हें पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। जिन देशों में हमें संविधान देखने को मिलता है उतने देशों में हमें ये 4 घटक देखने को मिलते हैं। इसलिए जब इसकी बहुत सतही परिभाषा दी जाती है, इस बिंदु को मिलाकर और इस बिंदु को मिलाकर, क्योंकि देखिए लोगों को क्या चाहिए, समता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, यही चीजें चाहिए। तो कह देते हैं कि एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है संविधान। क्या है आपका कानूनी दस्तावेज, जो जनता और सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर देता है, सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर देता है। तो संविधान क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बन रही है कि हम संक्षेप में अगर डिटेल में कहें तो एक आदर्शात्मक दस्तावेज है, मूल्ययुक्त है, लोकतांत्रिक विधि शासन, ये सब मूल्य होते हैं। और कर्तव्य किसके निर्धारित किए जाते हैं, न्यायपालिका के, कार्यपालिका के और विधायिका। इन टर्मों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और नागरिक इन्हें स्वयं मानते हैं, इसलिए
अगर हम बहुत सतही डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह देते हैं कि संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ये बात सबको कहते हैं। अब संविधान के प्रकार पर बात करते हैं। संविधान के प्रकार मैथमेटिकली हम लोग ड्राइव कर लेंगे कि भारत का संविधान में कौन कौन सी विशेषता है। तो अगर हम प्रकार समझे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पूरी दुनिया में या तो हमें विकसित संविधान मिलता है, विकसित संविधान में तीन मूलभूत बातें होती हैं कि वहां का संविधान परंपरा पर आधारित होगा, या तो प्रथाओं पर आधारित होगा, और तीसरा उसमें कुछ रूढ़ी भी मिलती हैं, रूढ़िवादी, या हम कहें रीति रिवाज भी उसमें कहें उसके बेस में जो होती हैं वो क्या होती हैं, रीति रिवाज। सबसे एग्जांपल इसका यूके है, यूके जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। बस में क्या क्या हमें मिलेगा विकसित संविधान में, परंपरा, प्रथा और रूढ़िवाद। दूसरा जो संविधान प्रकार डिवाइड किया जाता है वो निर्मित संविधान। निर्मित संविधान को समझने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसे निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा होती है, संविधान सभा। और ये संविधान सभा एक निश्चित समय में या हम कहें नियत अवधि में संविधान को बनाती है। ध्यान रखेंगे कैसे पहचानेंगे। अगर किसी भी देश में विकसित संविधान है तो जैन सी बात यह है कि वो हमेशा संविधान लचीला होगा। लचीला को कभी कभी वो लोग लिखते हैं नम में, इंग्लिश में हम इसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि वो हमेशा अलिखित होगा, अलिखित होगा। और निर्मित संविधान की खासियत यह है कि वो सदैव लिखित होगा और कठोर होगा। और कैसा होगा, कठोर होगा। इसी आधार पर जब हम भारत के संविधान की जज करते हैं तो भारत में पहला केस अगर कोई पूछे कि कैसा संविधान है तो निर्मित है। दूसरा अगर कोई पूछे कैसा है तो हम कहते हैं लिखित है। और तीसरा अगर डिटेल स्टडी करते हैं अंबेडकर के स्पीच के अनुसार अधिकांश कठोर है, अंशतः लचीला है। लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स हैं वो सामान्यतः इस सेंटेंस को ऑप्शन में लिख देती हैं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो हम क्या कहें कि इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है, या हम कहें नम्य है और अनम्य है। कठोर को एक हिंदी वर्ड में आप क्या कह देते हैं, अनम्य। इंग्लिश में कठोर को हम रिजिड बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या क्या समझना है। अगर हम इसी को कहें तो रिटन फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है और क्या फ्लेक्सिबल भी है, सभी प्रॉपर्टीज इसमें है। तो ये है आपके संविधान के प्रकार। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा यहीं से, कहा कि संवैधानिक सरकार क्या होती है। संवैधानिक सरकार प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिए उसने, अधिकतम सरकार, सीमित सरकार, डिफरेंट ऑप्शन। तो संवैधानिक सरकार, अब खुद समझिए कि जब हम न्यायपालिका के कर्तव्य निर्धारित कर देंगे, कार्यपालिका के कर्तव्य निर्धारित कर देंगे, विधायिका के कर्तव्य निर्धारित कर देंगे, सबके अपने अपने अगर कर्तव्य हैं और वो अगर उन चीजों का पालन करते हैं तो वहां पर सीमित सरकार, सॉरी संवैधानिक सरकार का मीन हो जाएगा कि सीमित सरकार है, क्योंकि कोई किसी पर तानाशाही नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है प्रीलिम्स में, और इसका संक्षेप में अगर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, इसका अगर संक्षेप में हम कहें संवैधानिक सरकार का मीन होता है सीमित सरकार। अब हम आगे जो बात करेंगे इसी से एक संविधानवाद क्या है। एक बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधानवाद की अवधारणा किसने दी। तो आपको पता होगा कि यूनानी कुछ थिंकर्स हैं, वहां से हम संक्षेप में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थिंकर बोला गया है सुकरात।
और सुकरात का जो शिष्य है वो प्लेटो है, और प्लेटो का जो शिष्य है वो है अरस्तु। तो अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है, और ये कहा जाता है कि इसने 148 देशों का संविधान स्टडी किया, और इसने ये पाया कि लिखित संविधान या अलिखित संविधान दोनों रूपों में हमें क्या मिला है, संविधान हर देश में मिला है। लेकिन संविधानवाद अगर आपको समझना ही है तो हम इसे डिफरेंस करके समझाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, और अब हम यहां पर समझा रहे हैं कि संविधानवाद क्या है। इसमें मैंने पहला टर्म कीवर्ड लिखा कि आदर्शात्मक दस्तावेज है। अब इसके बारे में कहेंगे तो ये व्यवहारिक दस्तावेज है। जैसे हम आगे आपको जब संविधान डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में लिखा है कि प्रत्येक जगह हम क्या सुनिश्चित करें, मीन्स कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ स्टेबल करें। तो क्या हर कंट्री में जैसा उनके संविधान में रूल ऑफ लॉ लिखा है वो इंप्लीमेंट हो जाता है? नहीं, बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। जैसे हम एग्जांपल करें, आर्टिकल 39 क्लॉज का कहता है निशुल्क न्यायिक सहायता। तो क्या सभी को निशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध है? नहीं। हर देश में जब हम स्टडी करेंगे तो इसका मीन्स यहाँ पर आदर्श हमें वो बात लिखी है, और हर देश के हो सकता है संविधान में ये लिखी हो विधि के शासन। तो क्या उस व्यवहारिक वो कितना विधि का शासन चलता है? क्या वहां किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं चलता? जैसे अभी इसके कुछ हम चैलेंज पर बात करेंगे, अभी संक्षेप में ही बात करते हैं आगे। तो ये टर्म समझ आया आपको, आदर्शात्मक दस्तावेज और व्यवहारिक दस्तावेज में क्या अंतर है? मीन सीधा सा है कि हमने उसमें जो लिखा है उसका कितना हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। दूसरा हमने बताया कि संविधान मूल्य युक्त होता है, और मूल्य युक्त में मैंने ये चीजें आपको अभी समझाई थी। इसके जो मूल्य होंगे, जैसे आप समझे स्थायी होंगे, जैसे इसमें उसे फिक्स कर दिया कि हमें लोकतंत्र लाना है, हमें समता स्थापित करनी है, हमें बंधुत्व स्थापित करना है, या हम किसी देश में गणराज्य स्टेबल करना है। इसके जो मूल्य होंगे वो हम कहेंगे परिवर्तनशील होंगे। मूल्य युक्त तो ये भी होगा, लेकिन मूल्य कैसे होंगे, परिवर्तनशील। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, संवैधानिक योजना एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसमें दुनिया में दो तरीके की संवैधानिक योजनाएं चलती हैं, एक उदारवादी और एक समाजवादी। उदारवादी में यह कहा जाता है कि जितने समय के साथ जो नवीन मूल्य आ रहे हैं उन्हें वो समाज क्या करता है, धारण करता है, या हम कहें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। समाजवादी में राज्य को सशक्त बनाया जाता है, और माना यह जाता है तुलनात्मक कि राज्य जो होता है वो अधिकारों का दमन करता है। तो यहां पर परिवर्तन यानी संविधानवाद अगर किसी कंट्री में है तो हम ये कहेंगे कि समय के साथ परिवर्तित होने वाले मूल्य उसमें समाहित हो जाएंगे। बात क्लियर है? अब तीसरे की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने बताया कि सरकार के अंग या अंगों के कर्तव्य इसमें होते हैं, ये इनका सीमांकन करता है। सीमांकन वर्ड का मतलब लिमिट तय करता है कि किस अंग को कितनी शक्तियां मिली हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये सरकार के अंगों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है। जैसे मैं आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ न्यायपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई। क्या न्यायपालिका हर देश में ठीक से न्याय देती है? ऐसा नहीं देखने को मिलता है।
अगर वहां राजतंत्र प्रभावित है तो राजा के पक्ष में क्या होगा, न्याय जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमें यह समझना है कि हम संविधान का अगर और एक मूल्य देखने की कोशिश करें तो हमने बताया था कि नागरिक इसे स्वयं धारण करते हैं, बस। और ये धारण करने का तो प्रयास करते हैं। जैसे मैं आर्टिकल 19 की बात करूं, हमारे यहाँ ये कई विपक्षी पार्टियां या कई लोग आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार उन्हें आर्टिकल 19 कंप्लीटली एंजॉय करने नहीं देती है, जिसमें हम कहते हैं 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं या डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं। बात क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये सीमा तय कर देती है, नागरिक अधिकारों की सीमाएं तय करती है नागरिक अधिकारों की। और यहां है ये वास्तविक रूप में क्या प्राप्त होता है, वास्तविक रूप में कितने नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये हमने आपको बताया है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। अगर मैथमेटिकल हम एक फिगर में ड्रा करना चाहें तो संविधान एक बड़ी इतना समझ है क्या, बीच में बंद कर दिया 2 मिनट के तो बहुत कुछ। अगर हम लिखें तो इसमें ये संविधानवाद है, संविधानवाद, और ये आपका क्या है, संविधान। बात क्लियर? तो यहां तक हमने अभी आपको समझाया। अब हम समझाने जा रहे हैं संविधानवाद के अंग क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ठीक से काम करें तो उस देश में संविधान जो है, संविधानवाद का काफी हिस्सा, यहां पे ऐसे संविधानवाद के अंग। पहला अंग जो है वो है न्यायपालिका। अगर किसी देश में न्यायपालिका सही से काम करेगी तो उस देश में संविधानवाद सुनिश्चित रहेगा। बस समझ। दूसरा अगर हम बात करें, माना जाता है सिविल समाज, सिविल समाज, इसे आपने अगर इस टर्म में नहीं सुना होगा तो एनजीओ के फॉर्म में सुना होगा। एनजीओ बोले जाते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सिविल समाज सक्रिय है तब भी संविधानवाद वहां प्रभावी होगा। अगर उसके बाद हम कहें मीडिया, मीडिया अगर प्रभावी है तब भी वहां संविधानवाद क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। चौथा अगर हम कहें बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग अगर अपनी भूमिकाएं निभा रहा है, सबको जागरूक कर रहा है निरंतर, तो उसमें भी क्या होगा, संविधानवाद प्रभावी होगा। पांचवी की अगर हम बात करते हैं इसमें पॉइंट की, तो ये कहा जाता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने कितने प्रभावी कार्य किए हैं, कितने प्रभावी कार्य किए हैं और उनके परिणाम क्या हैं। क्या इसका भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। अब हम समझाते हैं संविधानवाद का जो अंग हमने समझा है कि किसी भी देश में अगर न्यायपालिका सक्रिय हो, सिविल समाज सक्रिय हो, मीडिया सक्रिय हो, बौद्धिक वर्ग सक्रिय हो, अगर ये होंगे तो वहां संविधानवाद क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। संविधानवाद में दो तरीके की चुनौतियां होती हैं, एक बोली जाती है प्रत्यक्ष और दूसरी जो बोली जाती है वो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जब हम चुनौती की बात करते हैं तो जहां संविधान भंग हो गया है, संविधान भंग हो गया, जैसे हमें पता है कि नेपाल में संविधान कई बार बना और भंग हुआ,
अफगानिस्तान में संविधान कई बार बना और क्या हो, ये स्थिति पाकिस्तान में भी देखने को मिली। तो हम कहेंगे कि नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में संविधानवाद की प्रत्यक्ष चुनौती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम। अप्रत्यक्ष चुनौती में संविधान भंग तो नहीं हुआ, लेकिन जो नागरिक अधिकार हैं वो खतरे में, नागरिक अधिकार जो है वो खतरे में। बस जैसे न्यायपालिका अपना ठीक से काम नहीं करेगी तो नागरिक अधिकार क्या हो जाएंगे, खतरे में हो जाएंगे। ध्यान से समझते जाइए, सिविल समाज हमारे यहाँ जो एनजीओ होते हैं उनमें दो कंडीशंस बनती हैं। कुछ एनजीओ धन के लोभ के लिए खोले जाते हैं, वो धन अर्जित करना चाहते हैं, उनका जनहित या जन कल्याण का कोई लक्ष्य नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करें, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो सदैव सरकार की आलोचना ही करते रहते हैं, यानी निष्क्रिय है वो धन अर्जित करते हैं, जो सक्रिय है वो सरकार की आलोचना में बहुत ज्यादा तीव्र स्तर तक पहुंच जाते हैं, अच्छी बात को सपोर्ट भी नहीं करते। इससे जो लोग होते हैं सरकार के, वो डिमोरलाइज होते हैं। बस समझ गए। हम बात करें विकासशील जितने भी देश हैं, वहां मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, वहां हमेशा वो सरकार की चापलूसी करती है। अधिकतम विकासशील देशों की बात है, ऐसी स्थिति। भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है। बौद्धिक वर्ग जो होता है वो बहुत निष्क्रिय हो जाता है। जैसे राजनीति की जानकारी उन्हें होती है, फिर भी वो आम लोगों को राजनीति की जानकारी नहीं देते हैं। ठीक, तो ऐसी चीजें। फिर एक पांचवे में हमने बताया कि इनके द्वारा जब कोई प्रभावी काम, जैसे किसी ने पढ़ लिख लिया और फिर भी वो अगर रूढ़िवादियों का समर्थन करता है, परंपरा का समर्थन करता है, तो परिणाम उसी तरीके के निकल कर आएंगे। तो लोगों पर इसका बहुत बड़ा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सलाह दी जाती है कि पहला तो न्यायपालिका ठीक से काम करे, सिविल सोसाइटी ठीक से काम करे, ये क्या हो, जनहित या लोक कल्याण सुनिश्चित कराने के लिए काम करें, ना कि धन अर्जित करने, ना कि सरकार की खुलकर आलोचना करने के लिए। फिर कहा जाता है कि मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करे, जो धनवान लोग हैं उनके लिए नहीं, बौद्धिक वर्ग ठीक से क्या करे, काम करे। इससे क्या हो सकती है, इन चुनौतियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। कुछ बहुत अच्छे काम एक बताया जाता है कि कैसे कम कर सकते हो। कहा जाता है राजनीति में राजा रजवाड़ों का प्रभाव अगर हम कम कर दें तो हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। दूसरा, आम नागरिकों की हम भागीदारी क्या कर दें, सुनिश्चित कर दें। फिर मैंने ये बताया कि मीडिया की भाग क्या स्वतंत्र हो, बौद्धिक वर्ग हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, संविधान के बाद की चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और भारत में संविधानवाद कितना सफल है, इस पर क्या तर्क दीजिए या विश्लेषण कीजिए इसका। तो हमें अगर इतनी समझ है तो हम इस यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले में जो आपको बताएंगे, संविधानवाद बताया है, राज व्यवस्था क्या है, इस पर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।